हेलो दोस्तों, आज के इस बेहद ख़ास सेशन में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पूरे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस 2026-27 का बिल्कुल विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं और हम समझेंगे कि परीक्षा का जो अंक विभाजन कैसे होता है और जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न क्या है और निर्धारित जो पाठ्यवस्तु में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में। क्या कक्षा 10वीं की जो हिंदी पाठ्यक्रम है 26-27 का, उसमें संपूर्ण सिलेबस, अंक विभाजन, प्रश्न पत्र, निर्धारित पाठ्यवस्तु को क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें क्या-क्या अंक विभाजन क्या रहता है, इस टॉपिक से कितने नंबर के आते हैं, तो इनके पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम आज क्या-क्या जानेंगे। तो देख सकते हैं कि परिचय, अंक, पैटर्न और विषय सामग्री। इसमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हमें फ़ोकस किन बातों पर रहेगा। तो आज हम पूरे पाठ्यक्रम का एक बेहतरीन परिचय देंगे आपको, जिसमें 70 अंक की जो मुख्य लिखित परीक्षा और 30 अंकों के जो आंतरिक मूल्यांकन को समझेंगे और इसके साथ ही जो यूनिट वाइज़ अंक विभाजन, जो 20 अंकों के जो ओएमआर और एमसीक्यू होते हैं और 50 अंकों के जो वर्णनात्मक प्रश्न और गद्य पद्य जो संस्कृत की जो संपूर्ण सिलेबस का कड़ाई से चर्चा करेंगे गहराई से। तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। तो चलिए पूरा समझते हैं इसको अच्छे से। तो परीक्षा का कुल अंक विभाजन आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि जो अंकों के बंटवारे में, तो परीक्षा का कुल अंक देख सकते हैं 100 अंक का। अब किस तरीके से ये विभाजित है, तो आइए देखते हैं। इन जो 100 अंकों में से आपको 70 अंक की जो आपकी जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी, जो सीधे बोर्ड द्वारा ली जाएगी और बाकी बचे 30 अंक आपके विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन मतलब कि इंटरनल असेसमेंट जो वो यानी कि आपके प्रोजेक्ट और टेस्ट के आधार पर मिलते हैं। याद रखिएगा वो कि आप जो टॉप करने के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ इन 30 अंकों का भी आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। जिससे आप क्लास में अपने हर जगह आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। देख सकते हैं इसका मूल्यांकन कि 100 अंकों में आपको 70 लिखित अंक मिलते हैं और जिसमें 30 अंक आपको विद्यालय स्तर पर मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अंक का बँटवारा समझते होंगे पहले से भी इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो पाठ्यक्रम का यूनिट वाइज़ विभाजन। तो पार्ट 1 को समझते हैं। तो अब हम सिलेबस का यूनिट वाइज़ अंक विभाजन समझते हैं। यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर मतलब कि पहला और दूसरा मिलाकर परीक्षा में पूरे 38 अंक कवर करती है और जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट में गद्य का सहित जो होता है, गद्य सहित का इतिहास, जिसमें 5 अंक का एमसीक्यू में और आपके जो गद्य पाठ्य पुस्तक से 11 अंक के प्रश्न आएँगे। वहीं जो यूनिट 2 में जो पद्य सहित का इतिहास से 5 अंक और कविताएँ से 11 अंक और जो खंड काव्य से 3 अंक और जो काव्य सौंदर्य के 3 अंक होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट रहेगा उसमें कितने अंक रहेंगे? 16। तो इसमें समझ सकते हैं कि गद्य का जो इतिहास रहता है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कितने अंक मिलेगा आपको? 5। और जो गद्य खंड का एक पाठ्य पुस्तक रहता है, जो अंक इसमें कितने मिलेंगे? आपको 11 अंक मिलेंगे, व्याख्या और प्रश्न वाले जो रहते हैं। इसी तरह यूनिट 2 को आप समझ सकते हैं कि यूनिट 2 कितने अंक का रहेगा? तो ये रहेगा 22 अंक का, जिसमें पद्य साहित्य का इतिहास आपको 5 अंक देगा और जो पद्य खंड कविता वाला अंक आपको मिलेगा 11 अंक। और इस तरीके से आप अगला देख सकते हैं, खंड जो काव्य रहेगा इसमें आपको 3 अंक और जो काव्य सौंदर्य तत्व, रस, छंद, अलंकार होते हैं इससे आपको 3 अंक मिलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 कितना अहम रोल ही निभाएगा आपके परीक्षा में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट रहेगी इसमें आपको अगर पढ़ते हैं इन टॉपिकों को तो ये आपको देगा 16 अंक। अगर इन यूनिट 2 में इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं तो ये देगा आपको 22 अंक। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। पाठ्यक्रम का यूनिट वाइज विभाग जो होता है, अब इसमें विभाजन पार्ट 2 को समझते हैं। इसमें देख सकते हैं आप यूनिट 3 से आपको 14 अंक मिलेंगे। क्या-क्या इसमें चीज़ें पढ़नी है उसको डिस्कस करते हैं अभी। यूनिट 4 में आपको ये मिलेगा 18 अंक। इसमें क्या-क्या पढ़नी पड़ेगी, तो आपको 18 अंक मिलते हैं। तो इसको समझते हैं। पहले समझते हैं यूनिट 3। तो आगे बढ़ते हुए यूनिट 3 और 4 को देखते हैं। यूनिट 3 पूरी तरह से आपके जो संस्कृत खंड पर आधारित है और इसमें गद्यांश, पद्यांश का जो अनुवाद होता है और जो श्लोक और प्रश्नोत्तर मिलाकर कुल 14 अंक निर्धारित हैं। और इसके बाद जो यूनिट 4 में से 4 अंक का जो प्रश्न जो पत्र लेखन होता है, 7 अंक वे जो हिंदी का जो संस्कृत व्याकरण और जो 7 अंक का निबंध लेखन हो गया। आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने आपका सिलेबस कितना व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से बाँटा है। तो देख सकते हैं इसमें संस्कृत खंड जो यूनिट 3 रहेगी 14 अंक का रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर यूनिट 4 को देखते हैं, इस यूनिट 4 को, तो इसमें आपको मिलेगा 18 अंक। इससे आपको पत्र लेखन पे 4 अंक मिल जाते हैं और हिंदी जो
हिंदी संस्कृत व्याकरण पर 7 अंक मिलते हैं और निबंध लेखन पे आपको 7 अंक मिलते हैं। निबंध लेखन पे आपको 7 अंक मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये यूनिट 3 और 4 का बँटवारा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न आप यूनिट 1, 2, 3, 4 का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, या तो इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं, आपको फ्यूचर में फिर से देखने को काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न। तो सिलेबस के बाद अब सबसे आम बात आती है पेपर के पैटर्न की। तो आपकी जो लिखित परीक्षा 2 मुख्य भागों में होगी, खंड आ और खंड ब। तो खंड आ जो 20 अंकों का होगा, जो आपको ओएमआर शीट पर बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू रूप में देना होता है। और जो खंड ब रहेगा 50 अंकों का होगा, जो वर्णनात्मक होता है, यानी कि उनके उत्तर आपको विस्तार से अपनी कॉपी में लिखकर देने होते हैं। तो इस तरीके से आप खंड आ और खंड बा को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो खंड आ में देख सकते हैं आप बहुविकल्पी होता है, जिसमें आपको अंक कितना मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। वही खंड बी बा जो है, ये आपको कितना अंक देगा, 50 अंक देगा। तो इसमें आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है, जिसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं। इस तरीके से अगर आप कुल लिखित परीक्षा की बात करें तो 20 अंक प्लस 50 अंक कितने हो जाते हैं, 70 अंक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। अब खंड आ को समझते हैं, फिर खंड बा को समझेंगे। तो चलिए अब खंड आ के 20 प्रश्नों का पूरा हिसाब किताब समझते हैं कि ये 20 प्रश्न ऐसे कहाँ से आएंगे। तो बल्कि आप जो गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, जो काव्य सौंदर्य और जो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और जो काव्य स्वरूप और वाच्य परिवर्तन और पद परिचय, इन सभी टॉपिक से एक एक अंक के कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुनकर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो खंड आ का जो 20 अंक रहेगा वो कहाँ कहाँ से आएगा। तो जो मुख्य परीक्षा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ से एक एक अंक आपको मिलता है। तो देख सकते हैं गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य सौंदर्य, हिंदी व्याकरण से संस्कृत, इनको अच्छे से अभी फिर आगे हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। देख सकते हैं इन सब टॉपिक पर आपको अंक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के परिचय, हिंदी गद्य के विकास का परिचय, इसको समझते हैं। तो जो गद्य साहित्य का इतिहास से सीधे आपको 5 अंक के एमसीक्यू आएंगे। आपको इसमें मुख्य रूप से 2 युगों की तैयारी करनी है। पहला जो युग है शुक्ल युग, जो निबंधकारों और आलोचनाओं का सुनहरा काल रहा, और जो दूसरा शुक्लोत्तर युग, जिसमें आपको आधुनिक गद्य विधाओं का तेजी से विकास हुआ है। इन दोनों को अच्छे से आपको रिवीजन कर लीजिएगा। क्या क्या इसमें पहला जो गद्य हिंदी गद्य साहित्य का जो, एक सेकेंड, हाँ, हिंदी गद्य साहित्य का जो रहेगा, इसमें आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इसमें आपको निबंध लेखन और आलोचनाओं का काल रहता है, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपको कुल कितने अंक देंगे, 5 अंक देंगे। देख सकते हैं कुल अंक कितना रहेगा, 5 अंक रहेगा। कहाँ कहाँ से आएगा प्रश्न, तो इसको आप शुक्ल युग से पढ़िएगा और शुक्लोत्तर युग से पढ़िएगा। आने वाले दिनों में इस पर आपको वीडियो आपको एक एक करके आती रहेगी। तो इस तरीके से अपनी हिंदी की तैयारी जो है अच्छे से मार्क्स में तैयार कर सकते हैं, अच्छे अंक के साथ। तो इस तरीके से चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको अपडेट इस तरीके से मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पद्य, हिंदी पद्य के विकास का परिचय। तो इसी तरह पद्य साहित्य के इतिहास से भी 5 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें रीतिकाल के 3 उदाहरण हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, रीतिबद्ध हो गया, और रीति सिद्ध हो गया, रीति मुक्त हो गया, और आधुनिक काल के युग जैसे भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद युग, परिगतवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो कवियों और उनके काल को याद रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं इसमें निर्धारित काव्य काल, और उसमें क्या पढ़ना है आपको, रीतिकाल पढ़ना है। सारा कुछ क्लियर है आपको कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। तो वहाँ से आपको पक्का ऐसे अंक मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले से नहीं बताएगा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं, बस होता रहता है कि आपको इतना पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको फिक्स है कि रीतिकाल आप पढ़ लेते हैं, आधुनिक काल आप पढ़ लेते हैं, तो आपको नंबर फिक्स है कि इसमें कितने अंक मिल जाएंगे, 5 अंक मिल जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व। तो जो काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें, तो यहाँ से 3 अंक, जो 3 अंकों के प्रश्न बनेंगे आपसे। 1 अंक का प्रश्न जो आपके रसों, हास्य व करुण से, और ये 1 अंक अलंकार से, और जो इसमें आपको क्या मिलेगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा से, और 1 अंक आपको प्रश्न जो छंद रहता है उससे, सोरठा व रोला से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो काव्य सौंदर्य के तत्व रहेंगे, उनमें से रस में क्या क्या हमें पढ़ना है, अलंकार में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, छंद में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि इससे आपको 1 नंबर मिलेगा, इससे भी 1 नंबर, और इससे भी 1 नंबर मिलेगा।
तो इसमें रस में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हास्य रस, करुण रस, परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, इस तरीके से आप पढ़ते भी रहे होंगे डेली या पढ़ भी रहे होंगे। तो इसमें अलंकार को भी आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। इसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा, आपका 1 अंक फिक्स है। क्या-क्या पढ़ना है उसमें? उसमें पढ़ना आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जिससे आपको 1 अंक फिक्स है। इसमें देख सकते हैं छंद में, तो छंद में क्या-क्या पढ़ना है? सोरठा, रोला, लक्षण और मात्राएँ और उदाहरण। इन पर सबको आपको डिटेल से वीडियो आने वाले दिनों में मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। इस तरीके से पूरा डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊँगा, तो आपको एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपका एक-एक अंक इस तरीके से अपना मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य रस में। तो रसों से थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 रस हैं। पहला है हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, या किसी के जो विकृत रूप से अजीब चेष्टा देखने के मन में आता है। तो दूसरा जो करुण रस है, इनके बारे में और डिटेल से आगे वाले वीडियो में बताएँगे हम एक-एक करके। दूसरा जो करुण रस है, जिसका अस्थायी भाव शोक होता है। परीक्षा में जो पूरे अंक लाने के लिए इनकी परिभाषा, अस्थायी भाव और एक-एक उदाहरण अंगुलियों को आप याद रख लीजिएगा। ठीक? इससे आपको नंबर आपके जो फिक्स हो जाएँगे। क्या-क्या पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है। आसान है, परिभाषा पढ़ लीजिए और उसे उदाहरण एक पढ़ लीजिए और उसका अस्थायी भाव याद रख लीजिए। कभी-कभी एग्ज़ाम्पल में एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो क्या होता है? हास्य होता है, मिलता-जुलता है। करुण रस का क्या होता है? तो करुण रस का क्या होता है? अस्थायी भाव शोक होता है। एमसीक्यू में ऐसे लिखा रहेगा शोक होता है, हास्य होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा, आप उसमें से एक टिक कर देने हैं और आप फिल कर देने हैं। इस तरीके से आप 1 अंक मजबूत कर सकते हैं अपना। आगे देखते हैं काव्य काव्य सौंदर्य अलंकार। तो अलंकार के सेक्शन में आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें आपको मैंने ऊपर आपको दिखाया भी कि उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से हो, और इसमें और क्या पढ़ना है? रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए, और इसके पहचान शब्द में है माना हूँ, जाना हूँ। परीक्षा में कोई भी काव्य पंक्ति देकर आपसे अलंकार पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको 1 अंक इसमें से फिक्स है कि आप इस तरीके से थोड़ा-सा पढ़ लेंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। क्या-क्या पढ़नी है उसमें? उपमा अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा, और इस तरीके से रूपक अलंकार, और इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पर डिटेल में जो अलंकार की वीडियो आपको लाऊँगा, तो उसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी एक बार में। अभी मैं आपको हिंदी का पूरा सिलेबस बता रहा हूँ कि आपको साल भर में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट अपना टाइम से पहले, एग्ज़ाम होने से पहले आप पूरा कंप्लीट अपना सब कुछ चेक कर पाएँगे, देख पाएँगे कि हमने क्या-क्या हिंदी में पढ़ लिया, कौन से क क्या पढ़ने से कितना अंक आ रहा है, कितने अंक हमने मजबूत कर लिया अपना। तो इस तरीके से आप अपना एक-एक अंक मजबूत करके रखिएगा। एक-एक अंक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करते हैं छंदों की बात करें तो काव्य सौंदर्य छंद की बात करते हैं। तो सबसे जो आपको सोरठा और जो रोला पर फ़ोकस करना है, इसमें देख सकते हैं सोरठा छंद और रोला छंद। तो सोरठा जो कि दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, और इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएँ होती हैं। और वहीं रोला और जो सममात्रिक छंद है, जिसके 4 चरणों में 24-24 मात्राएँ होती हैं। मात्राएँ गिनने का अभ्यास ज़रूर करें। इसमें देख सकते हैं कि सोरठा जो छंद होता है या दोहे का उल्टा होता है। एग्ज़ाम्पल में एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि सोरठा किसका उल्टा होता है? रोलक होता है, दोहे का उल्टा है, किसका होता है? तो इसमें किसका होता है? दोहे का होता है। जिसके प्रथम और जो तृतीय चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 11-11। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोरठा छंद में कितनी मात्राएँ होती हैं प्रथम और तृतीय में? इस तरीके से भी क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 1 अंक फिक्स हो जाता है, अगर आप थोड़ा-सा घुमा-फिरा के इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो। आगे बात करते हैं रोला छंद का। तो इसमें सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका 1 अंक फिक्स ही रहेगा, फिक्स हो जाएगा। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। अब आते हैं व्याकरण भाग पर, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जो कि व्याकरण का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आपको उपसर्ग, समास, जो तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्दों में से जुड़े प्रश्न पूछे जाएँगे। यह सेशन आपके पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर जो भी रहेंगे इससे रिलेटेड, आपको मैंने ऊपर जो बताया, वो आपके नंबर फिक्स हो जाएँगे। क्या-क्या पढ़ने हैं? उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची।
ये सब तो हम शुरू से छोटी सी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब तो इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तो एक बार में ये हमारा तैयार हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण उपसर्ग। तो उपसर्ग में वर्ड जो बोर्ड ने निर्धारित सूची दी है, जिसमें आ, अन दे सकते हैं। निर्धारित उपसर्गों की सूची क्या क्या इसमें है देख सकते हैं। आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। तो तैयारी हेतु जो मुख्य बिंदु क्या इसमें रहेंगे, तो परीक्षाओं में आपको किसी शब्द में से इसी शब्द में से सही उपसर्ग अलग करना होगा, या फिर उसी उपसर्ग से बना सही शब्द पहचानना होगा। बस इतना ही इसमें करना है। इस पर जब वीडियो लेके आऊँगा तब उसमें आराम से समझ पाएंगे। हिंदी व्याकरण समास। तो समास में आपको मुख्य जो 4 प्रकार इसमें पढ़ने हैं। समास में आपको जो 4 मुख्य प्रकार पढ़ने हैं, कौन कौन से? द्वंद्व समास, जिसमें माता पिता की तरह दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया। और कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो। और जो बहुब्रीहि समास, जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें। शब्दों का जो विग्रह आपके समास पहचानने में प्रैक्टिस कर रखें। इसका क्या करें, प्रैक्टिस रखें। कैसे? पहले हमें हिंदी व्याकरण में समास में क्या क्या पढ़ना है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ये बहुत आसान है, अगर इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे एक बार में। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं है। अगर पढ़े होंगे तो इसको आप रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन। मतलब एक बार पढ़ना पलट के आप देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसमें बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है, लेकिन इससे अंक आपको मिल जाते हैं। तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची। तो शब्द भंडार की ओर चलें तो तत्सम यानी संस्कृत से शब्द, जो शुद्ध शब्द जैसे अग्नि, दूध, और तद्भव उसके बदले हुए आसान रूप जैसे आग, दूध। और पर्यायवाची जो समान अर्थ वाले शब्द हो, जैसे जल के लिए नीर, तो पर आधारित एमसीक्यू आएंगे, जो रोज थोड़े थोड़े शब्द पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको क्या पढ़ना है, पर्यायवाची कभी देख लिया, कभी तद्भव शब्द देख लिया, कभी तत्सम देख लिया, कभी अलंकार देख लिया, छंद देख लिया। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके पढ़नी है। एक ही दिन पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ कन्फ्यूजन में आएगा। एक दिन आप कब पढ़ेंगे, जब आपको सारा पढ़ा हुआ रहेगा, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तब एक दिन में आप पढ़ें तब ठीक रहेगा। अभी जब नहीं आपने पढ़ा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको इसको धीरे धीरे शुरुआत करनी है, धीरे धीरे शुरुआत करनी है। आपको धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण सर्वनाम। तो संस्कृत व्याकरण में एक अंक का जो प्रश्न जो सर्वनाम रूपों से पक्का आएगा। इसमें आपको जो तद व तीनों में से यानी कि युद्धम, तुम के अलग अलग जो विभक्तियों और वचनों के रूप में अच्छे से रट लेना चाहिए, जिसमें आपको गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ से एक अंक आपको मिलेगा? तद मतलब क्या होता है? वह। युद्धम मतलब तुम। तो मध्यम पुरुष के लिए वो सर्वनाम रूप। तो सर्वनाम पर आपको डिटेल से वीडियो दूंगा ताकि आप उससे अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, पूरा पाठ्यक्रम इसका हिंदी का देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें ना आए जिसे हम समझ ना सकें कि ये तो यार हमने पढ़ा ही नहीं। इस तरीके से आपको पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या हिंदी में पढ़नी है। अगर आपको पहले से भी पता है तो भी आपको पता कर सकते हैं इसमें कौन सा कितना वेटेज होता है, कितने अंक का होता है। तो वाक्य का स्वरूप अब देखते हैं। जो वाक्य रचना और स्वरूप में से भी आपको एक अंक प्रश्न होगा, जिसमें आपको वाक्य के उद्देश्य, जो सब्जेक्ट और विधेय, प्रेडिकेट को पहचानना होगा। साथ ही सरल, संयुक्त और मिश्र शब्दों के बीच का अंतर भी स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो इस तरीके से आप वाक्य का स्वरूप भी एक अंक पूछा जाएगा, इसमें वाक्य की संरचना और वाक्य की पहचान करना है। आगे बढ़ते हैं। वाच्य एवं वाच्य परिवर्तन। इसमें क्या है, तो इससे आपको भी एक जो अंक का प्रश्न रहेगा। आपको कर्तवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान होता है, जो कर्मवाच्य जहाँ कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य जहाँ भाव प्रधान हो, के बीच वाक्यों को बदलना और उन्हें पहचानना सीखना होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी आराम से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, जो आपको एमसीक्यू में एक अंक पक्का हो जाएगा। पद परिचय, तो इसको देख लेते हैं। तो जो एमसीक्यू वाले जो खंड आ का आखिरी जो अंक एक का जो पद परिचय होगा, इसमें विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द जैसे जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक बोधक और विस्मय बोधक हैं के पदों का व्याकरणिक परिचय आपको पहचानना होगा। तो इस तरीके से जो खंड आ होता है हमारा अब समाप्त होता है।
तो इसमें आपको कितने अंक, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको मैंने विस्तार से बताया। अभी हम खंड भाग का डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो विकारी शब्द कोई पूछ लेता है एमसीक्यू में कि विकारी शब्द इनमें से है, या पूछ लेगा ये विकारी शब्द इनमें से नहीं है, तो आप इनको भी समझ सकते हैं, अभी-अभी समझ सकते हैं कि विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। तो सिलेबस के साथ-साथ आप ये भी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। अब हम बात करते हैं खंड बा का जो वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से होंगे। तो अब हम आ गए हैं पेपर के दूसरे और सबसे बड़े हिस्से, यानी 50 अंकों पर। जो अंकों का जो खंड बा होगा, पर यहाँ जो वर्णनात्मक है, मतलब यहाँ आपको जो पेन है वो चलाना होगा। इसमें आपको गद्यांश पद्यांश की जो व्याख्या, लेखक कवि का जीवन परिचय, संस्कृत अनुवाद, खंड काव्य और पत्र और निबंध जैसे विस्तृत जो आपको प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो कुल अंक से कितने हो जाएगा? 50 अंक का हो जाएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, साथ साथ लिखने भी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न। तो खंड भाग की शुरुआत होगी गद्यांश पर आधारित प्रश्न से, जो आपको 6 अंकों का होगा। इसमें आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसके नीचे 3 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, और इसके लिए आपको रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी होगी, और पाठ व लेखक, जो लेखक का नाम बिल्कुल सही से याद रखना होगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इनको, मैंने बता दिया क्या क्या आपको याद रखना है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ समझने को कहेगा, रेखांकित अंक को व्याख्या करना होगा, और पाठ एवं लेखक का उसमें सही सही नाम बताना होगा। तो कितने अंक हो जाएगा? 2-2 प्रश्न इसके रहेंगे, कितने? 3, तो 3 दूना 6, तो 6 अंक आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं इसमें। पद्यांश आधारित प्रश्न। तो ठीक गद्यांश की तरह पद्यांश मतलब कविता पर आधारित प्रश्न भी आपको 6 अंकों का होगा, जिसमें भी कविता की कुछ पंक्तियाँ देकर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपको जो संदर्भ जो सटीक संदर्भ, कविता का भावार्थ और आपके जो काव्य सौंदर्य के आधार पर उत्तर देना होगा। तो इस तरीके से आप 3 प्रश्नों का 2-2 नंबर आप ले सकते हैं, 6 अंक पूरा। संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो संस्कृत गद्यांश के हिंदी अनुवाद है, जो 5 अंकों का है। इसमें 2 अंक सही संदर्भ लिखने पर और 3 अंक सटीक अनुवाद करने के होंगे। मेरी सलाह है कि संस्कृत के कठिन शब्दों को अर्थ जरूर याद कर लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए इनको। इसमें आपको कितना अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत पद्यांश श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब आगे बात करते हैं संस्कृत पद्यांश श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो जो संस्कृत पद्यांश का श्लोक का हिंदी अनुवाद भी पूरे 5 अंकों का होगा। यहाँ भी 2 अंक आपको संदर्भ के, 3 अंक अनुवाद करके। दिए गए श्लोक का रटने का बजाय आप उसे भावपूर्ण शब्दों में समझना और लिखना सीखेंगे, तो इससे बहुत ही आराम से आप 5 नंबर आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य आधारित प्रश्न। तो इसके बाद जो 3 अंकों का एक खंड, जो प्रश्न खंड का काव्य से होगा, जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ध्यान दें कि अगर आपको यहाँ केवल वही खंड काव्य हल करना होता है जो आपके मन में जिले के आधारित के लिए निर्धारित हो, जिसमें छात्र जो ज़्यादातर जो सर्गों का जो सारांश या कुछ प्रमुख पात्र पर चित्रण पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक परिचय गद्य खंड। तो गद्य लेखकों का जीवन परिचय आपको 5 अंकों का आएगा, जिसमें आपसे 3 अंक जीवन परिचय और 2 अंक उनकी प्रमुख रचनाओं के लिए बटे हुए हैं, और लेखक का जन्म स्थान, मृत्यु, शिक्षा और उनकी मशहूर रचनाओं को पॉइंट में हाईलाइट करना ना भूलें। इस तरीके से आपको कंप्लीट कितने अंक मिल जाते हैं? 5। इस तरीके से आप अगर लिखते हैं ना, तो उनको 5 अंक आपको मिल ही जाते हैं। कवि परिचय पद्य खंड। इसमें देखिए, तो इस तरह के जो पद्य खंड से कविताओं का जीवन काव्य परिचय में भी आपको 5 अंक होगा, जिसमें से 3 अंक जीवन वृत्त पर और जो 2 अंक होते हैं आपको रचनाओं के होंगे। जो कवि का साहित्य परिचय, उनका भाव पक्ष, कल्प पक्ष और जो प्रमुख जो काव्य संग्रहों को भी बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इन सब बिंदुओं को ध्यान रख के आप 5 अंक हासिल इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंठस्थ श्लोक। तो आप आते हैं 2 अंकों के श्लोक लेखन पर। यह बहुत आसान है, बस आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक याद लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में ना छपा हो। इसलिए जो सुरक्षित रहने के लिए कम से कम आपको
2 या 3 श्लोक तो कंठस्थ कर ही लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्या पता लगा आपने एक याद किया और वो एग्ज़ाम में आ गया, तो इस तरीके से आपको नंबर नहीं देगा। तो इस तरीके से आप 2 या 3 याद कर लेंगे श्लोक, तो आपको वहाँ पर कितने अंक मिल जाएँगे? 2 अंक फ्री के मिल जाएँगे। मतलब आपको ये जो याद है बस वही लिख देना है, बस 2 अंक फिक्स हो गए आपके। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इस बार आपके जो सिलेबस में पत्र लेखन को 4 अंक दिए गए हैं। ये जो पत्र जो आएँगे कितने अंक के आएँगे ये? पत्र लेखन आपको 4 अंक देगा। इसमें आपको क्या करना है? तो पत्र फॉर्मेट में प्रारूप आपको बहुत मायने रखता है। जो सही संबोधन, स्पष्ट विषय निर्देश और जो आपकी जो प्रभावशाली भाषा ही आपके पूरे 4 अंक दिलाएगी। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से रीड करिए और इसी आधार पे आप लिखेंगे तो इसमें आपको 4 अंक बड़े आराम से मिलेगा। संस्कृत में उत्तर लेखन। तो संस्कृत जो पाठ है, जो वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं के 2 जो उत्तर आपको संस्कृत में ही देने होंगे, जिसके 2 अंक हैं। लिखते समय संस्कृत व्याकरण, विसर्ग और अनुस्वार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, वरना नंबर कट सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अभ्यास जो क्षेत्र रहता है उसका वो चीज़ और जो उसकी शुद्धता है, इन्हीं पर आपको कितने अंक मिलेंगे? 2। आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन, एसे राइटिंग। तो खंड बा का सबसे बड़ा और आखिरी प्रश्न 7 अंकों का निबंध लेखन है। निबंध के लिए कुछ जो ट्रेंडिंग विषय होते हैं, जैसे वैज्ञानिक समस्याएं, सामाजिक व आर्थिक मुद्दे, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और यातायात के नियम निबंध में हेडिंग बनाकर जरूर लिखें। इस तरीके से आप ये सबसे बड़ा नंबर आपको देगा, कितना नंबर? 7 नंबर, जिस पर आप इन पर विषय अपनी सोच प्रकट करके अपना विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 7 अंक आराम से मिल जाएंगे। निर्धारित गद्य पाठ। तो आइए आप किताबों को दुनिया में चलते हैं। गद्य में कुल 7 पाठ पढ़ने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का और मित्रता, और जो जयशंकर प्रसाद की ममता, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भारतीय संस्कृति, भगवत शरण उपाध्याय जी का अजंता, और पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी का क्या लिखूं, और दिनकर जी की ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, और जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो इस तरीके से जो निर्धारित जो गद्य पाठ हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बाहर से कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, सारी चीज़ें इन्हीं में से आएगी। अब बात करते हैं गद्य पाठों की तैयारी की रणनीति। तो जो गद्य खंड की तैयारी के जो आसान बनाने के 3 अचूक सूत्र हैं, क्या है? पहला, सभी लेखकों का जीवन परिचय, रटने के मतलब रचनाएँ रट लें एक तरीके से। और दूसरा है, हर पाठ का मूल संदेश समझें कि। और तीसरा, पाठ के जो महत्वपूर्ण गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर प्रैक्टिस करें। ये शुरू से ही जब आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते समझते हैं, तभी से आप थोड़ा-थोड़ा इनकी आदत बनाएँ, तो लास्ट में ये दिक्कतें नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं कि सारा फ्लो लास्ट में ही सारा सब कुछ झोंक देते हैं, पूरा तैयारी शुरू कर देते हैं पूरा बढ़िया से। शुरू में इनकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती है कि हमें क्या नंबर ये देता है, क्या-क्या हमें पहले से पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने गद्य पाठों की तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। निर्धारित पद्य पाठ भाग 1। तो पद्य खंड यानी कविताओं से के जो पहले भाग में हमें पढ़ना है सूरदास के पद, जिसमें देख सकते हैं सूरदास एंड तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का धनुष भंग हुए वन पथ पर, और रसखान की संवैया व कवित्त, और बिहारी जी की नीति, भक्ति नीति, और राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, और मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता का मंदिर यह। तो इस तरीके से आपको निर्धारित जो पद्य पाठ पार्ट 1 है, इनमें से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित जो पद्य पाठ पार्ट 2 की, तो इसमें आता है महादेवी वर्मा। जो पद्य के भाग 2 इसमें देखते हैं कि शानदार कविताएं, जिसमें आपको महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, और अशोक वाजपेयी, और श्याम नारायण पांडे, और केदारनाथ सिंह जी की प्रसिद्ध कविताएं शामिल हैं, जिन्हें हमें पूरे भाव के साथ पढ़ना पड़ता है। इनको आप अच्छे से पढ़ें, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्य पाठों की तैयारी किस चरण। तो जो कविता खंड से घबराना नहीं है, और जो इसकी तैयारी के 4 आसान चरण हैं। पहले कवि का परिचय पढ़ें, फिर कविता की पंक्तियों को सरल भावार्थ समझें, और उसके बाद उसमें छिपे रस, छंद, अलंकार को पहचानें, और अंत में पद्यांश आधारित प्रश्नों को लिखकर प्रैक्टिस करें।
इस तरीके से आप पद्य पाठों की तैयारी का चरण पूरा अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित संस्कृत पाठ। तो जो संस्कृत खंड की बात करें तो इसमें कुल 9 पाठ निर्धारित हैं। वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, जो भारतीय संस्कृति है, वीर, वीरेण पूजते, अरुणी, स्वीकृत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने टॉपिक है, पूरे 9 हैं। तो इस तरीके से निर्धारित जो आपको संस्कृत पाठ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यही चीज़ें पढ़नी है। संस्कृत पाठों की तैयारी की रणनीति। तो जो संस्कृत में पूरे अंक लाने के लिए कठिन शब्दार्थ याद करें और पाठ का जो हिंदी अनुवाद है बार बार पढ़ें, और जो संस्कृत प्रश्नोत्तर को लिखने की आदत डालें, और सबसे ज़रूरी जो श्लोक का उच्चारण व वर्तनी एकदम शुद्ध रखें। इस तरीके से आप जो संस्कृत पाठों की जो तैयारी है बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो जो खंड काव्य उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों के अनुसार बटा होता है, जिसमें आपको पूरी कथा यानी कि सर्गों का सारांश, मुख्य पात्रों के चारित्रिक गुण और महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जिले के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ता है। तो आपको स्कूल से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप सिलेबस में पढ़ सकते हैं, सिलेबस में भी सारी चीज़ें दी गई होती हैं। निर्धारित खंड काव्य की पुस्तकें। तो हमारे सिलेबस में कुल 9 खंड काव्य की पुस्तकें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुक्तदूत, ज्योति जवाहर, अग्रज पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष। छठा है मातृभूमि के लिए, 7वां है कर्ण, 8वां है कर्मभूमि और 9वां है तिमोन। ये क्या है, निर्धारित खंड काव्य की पुस्तकें हैं, सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको सीधे सिर्फ वही किताब पढ़ें जो आपके ज़िले के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि जो इसमें आपको देख सकते हैं पीडी अनुसार निर्धारित खंड काव्य के लिए जिलों के अनुसार पुस्तकों का आवंटन किया गया है। तो आप इसमें आप अपने ज़िले में के हिसाब से जो भी आपको किताबें निर्धारित की गई है स्कूल कॉलेज द्वारा जो भी बताई गई हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप खंड काव्य को पूरी अच्छे से पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, जो आपको 30 अंक के लिए होगा। तो अब आते हैं 30 अंकों पर जो आपके विद्यालय के हाथ में है, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन। यह 3 मुख्य भागों में बटा है। पहला है मूल्यांकन 10 अंक का, और दूसरा 10 अंक का, और तीसरा भी 10 अंक का, जो आपके यूनिट टेस्ट पर आधारित होगा। तो इस तरीके से आप 30 अंक कैसे मिलता है आप देख सकते हैं। तो पहला कब होता है, अगस्त माह में होता है पहला मूल्यांकन। द्वितीय मूल्यांकन होता है 10 अंक दिसंबर माह में। तृतीय मूल्यांकन होता है 10 अंक यूनिट टेस्ट पर आधारित होता है। इस तरीके से 30 अंक आपको इस तरीके से बटा होता है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन अगस्त माह में होता है और जो 10 अंक का है, या पूरी तरह से मौखिक जो अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के हिसाब से ही परीक्षा है, जिसमें आपको बोलने का उच्चारण, तरीका, भाषण, वाद विवाद और आपके आत्मविश्वास पर परखा जाएगा। तो इस तरीके से निर्धारित होता है सारा नंबर। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन। तो जो द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन दिसंबर माह में होगा और यह भी 10 अंक का है, जो आपके रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट है, जहाँ टीचर यह देखेंगे कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है और आपके विचार कितने मौलिक हैं और आप उससे कितने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आकलन किया जाता है। आपको भी पता है कि कैसे नंबर मिलता है स्कूल कॉलेज में, अपने अपने कॉलेज में सबको पता रहता है कि हमें कहाँ से नंबर कैसे मिलता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इससे भी, उस तरीके से भी। तृतीय आंतरिक मूल्यांकन। तो तृतीय आंतरिक मूल्यांकन के 10 अंक आपके पूरे वर्ष की मेहनत पर निर्भर करते हैं। साल भर में जो 4 यूनिट टेस्ट होंगे उन सभी कुल प्राप्तांकों को जोड़कर उसे 10 अंकों का स्केल में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से तृतीय अंक का मूल्यांकन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 यूनिट टेस्ट की समय सारणी। तो इसको भी देख सकते हैं कि इन चारों यूनिट टेस्ट का जो टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से होगा कि टेस्ट फर्स्ट जो जुलाई के दूसरे सप्ताह में एमसीक्यू आधारित होता है। टेस्ट 2 जो आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह में वर्णनात्मक होगा, और जो टेस्ट 3 जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में फिर से एमसीक्यू, और टेस्ट 4 जो आपको दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वर्णनात्मक होगा। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट को समय सारणी आप देख सकते हैं, कौन सा एमसीक्यू होगा, कौन सा लिखने वाला होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर हम पूरे सिलेबस को एक नज़र में समेटें तो 70 अंक की जो लिखित परीक्षा और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन मिलाकर आपके 100 अंक बनते हैं।
गद्य, पद्य, संस्कृत, व्याकरण, पत्र, निबंध और जो खंड काव्य हैं, इन सभी की व्यवस्थित और शानदार तैयारी की आपको बोर्ड में टॉपर बनाती है। तो ये फाइनल स्ट्रेटजी है, आपको कैसे-कैसे चीज़ें पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या हमने सारा पूरा डिटेल में पूरा अंक वाइज़, चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ सारा सब कुछ बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये फाइनल नज़र में आप देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने। तो इस तरीके से आपको सारी एक-एक डिटेल हर चैप्टर पर, हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट को आपको धीरे-धीरे मिलती जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कक्षा 10वीं का जो संपूर्ण जो भी पाठ्यक्रम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब अपने दोस्तों के साथ शेयर और जी स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।